नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग की क्लास में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लास को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के डेफिनेशन को देखा और उसमें आने वाले जो भी टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की शाखाओं का अध्ययन हम करेंगे, साथ के साथ हम लोग अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ेंगे और हम अकाउंटिंग के लिमिटेशन अर्थात उसकी जो सीमाएं हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग से, अर्थात अकाउंटिंग की शाखाओं से। तो अगर हम अकाउंटिंग की शाखाओं की बात करें तो अकाउंटिंग को हम मल्टीपल ब्रांचेस में बांट सकते हैं और ये जो डिवीजन होगा ये अकाउंटिंग के उपयोग अर्थात यूज और स्कोप के आधार पर होगा कि किन किन क्षेत्रों में अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकाउंटिंग का जो सबसे पहला जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे फाइनेंस की। किसकी? फाइनेंस की। इसके अंदर हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस मीन हम बात करते हैं धन की, पैसे की। मतलब कि जब वित्त की बात आए, वित्त की, ठीक है, जब वित्त की बात आए तो आपको समझना है कि ये फाइनेंस है। ये किसकी बात हो रही है? फाइनेंस की। तो इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो जब बात आ जाए फाइनेंशियल कैरेक्टर में किसी चीज को रिकॉर्ड करने की और साथ ही साथ उसको समराइज करने की और उसको इंटरप्रेट करने की, साथ ही साथ कम्युनिकेट करने की और उसके रिजल्ट को, तो इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट असरटेन, ये जांचता है प्रॉफिट को और लॉस को ड्यूरिंग द पीरियड, एक टाइम पीरियड में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को जांचने के लिए पर्टिकुलरली मॉनिटरी टर्म में अर्थात वित्त अर्थात फाइनेंस के लिए जब हम कैलकुलेशन करें इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज। अगर किसी मैनेजमेंट को या फिर अन्य पार्टी को कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन को असरटेन करने के लिए हमारे पास जो अकाउंटिंग का ब्रांच होता है उस ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द वर्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है कि मैक्सिमम टाइम अकाउंटिंग जब कहा जाता है तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को केवल अकाउंटिंग कहकर भी काम चला लिया जाता है और अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहा जा सकता है। एट प्रेजेंट वी आर कंसर्न विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। तो प्रेजेंट सिनारियो में हम केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा हम लोग अकाउंटिंग के अदर ब्रांचेस को भी जानेंगे। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यही हो गया कि जब हम फाइनेंस का, किसका? फाइनेंस का कैलकुलेशन करें तो दिस विल बी नोन एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा अपने पास और भी एक प्रकार की अकाउंटिंग होती है, इट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? तो जो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। कीमत, कीमत का मतलब लागत, ठीक है। जब किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जब किसी चीज का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन का कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। तो इट एनालाइज द एक्सपेंडिचर so as to ascertain the cost of various product manufactured by the firm and fix the price. It's mean जब कोई फर्म किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली वह कुछ पैसे
एक्सपेंस करेगा, ठीक है ना। तो जो पैसे उसके द्वारा एक्सपेंस किए जा रहे हैं या खर्च किए जा रहे हैं, इसी एक्सपेंस के माध्यम से ही, इसी एक्सपेंस से के जरिए ही यह पता चलेगा कि उस सामान की कीमत कितनी रखनी चाहिए। इट इज ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ये कॉस्ट अर्थात कीमत की कंट्रोलिंग में भी काम करता है एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, और यही आवश्यक उपयोगी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब मैंने वापस बताया कि कीमत, जो कीमत की इंफॉर्मेशन है वह भी मैनेजमेंट को यही प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो अगर हम फाइनेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंस का मतलब कि पैसे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ओनली मनी का कैलकुलेशन, दिस इज द नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर कोई प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन फोकस होगा कॉस्टिंग पर। किस पर? कॉस्टिंग पर, कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वह प्रोडक्ट कम से कम कीमत में बनाया जाए। कम से कम कीमत में बनाए जाने पर यह होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जा सकता है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेच करके, किसी भी प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट को बनाया जाता है, बट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो हम सामान की कीमत में वृद्धि कर दें, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है सामान की कीमत में वृद्धि कर दें, और एक तरीका ये हो सकता है हम सामान की लागत में कमी कर लें। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को 10 रुपए में बना करके 12 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 10 रुपए के प्रोडक्ट को 15 रुपए में बनाऊं, या फिर मैं कोशिश करके इसको 7 रुपए में बनाने की कोशिश करूं। लेकिन मैं इसे 15 रुपए में बेच नहीं सकता। 5 रुपए का प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए तो मैं 15 रुपए में इसे बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट है, और मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन का होना जरूरी है। मार्केट में कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के चलते हम डेफिनेटली इस 10 के प्रोडक्ट को 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए 15 में बेच नहीं सकते। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्रोडक्शन या फिर कॉस्टिंग में कुछ कमी करें। हम इस तरीके को अपनाएं कि कॉस्ट हमारा कम पड़े, तो हम 7 रुपए में सामान को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम बोल सकते हैं कि हम वास्तव में कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। मतलब कि कॉस्ट को लेकर के जो अकाउंटिंग की जाती है, दिस विल बी नोन एज द कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप ये क्लियर रहेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मीन बस सामान की कीमत कम से कम हो सके, अर्थात सामान के उत्पादन पे लागत कम से कम लग सके, इसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद तीसरे किस्म का जो अकाउंटिंग है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है। तो प्रबंधन, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी प्रबंधन या बिना किसी मैनेजमेंट के नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता फंड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब चीजों पर काम करना। तो इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसका मेन पर्पज होता है, जो अकाउंटिंग की यह ब्रांच है, यह शाखा है, इसमें इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाते हैं। रिगार्डिंग व्हाट? किस प्रकार के इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाते हैं फंड से रिलेटेड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फंडिंग है उस फंडिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इसके अंदर क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कॉस्टिंग को, किसको? कॉस्टिंग को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कॉस्टिंग को भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कॉस्टिंग के अलावा इसके अंदर और भी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को इनेबल करता है डिसीजन मेकिंग में, और इसी फंड, इसी कॉस्ट और इसी प्रॉफिट से जो मैनेजमेंट होता है वह डिसीजन ले पाने में सफल हो पाता है, और उसके लिए डिसीजन ले पाना आसान हो पाता है। बेसिकली इट इज meant to assist the management in taking rational policy decision and to evaluate the impact of the decision and action and the performance of the various department। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए निकाले जाते हैं, उस पूरे इंफॉर्मेशन का एक ही बेस होता है कि
एक प्रॉपर और सही डिसीजन लिया जा सके, एक प्रॉपर और सही डिसीजन और एक प्रॉपर और सही डिसीजन एक्शन, साथ ही साथ परफॉर्मेंस को प्रमोट किया जा सके किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है होती है इसके अंदर। जस्ट मिनट, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद टैक्स अकाउंटिंग की। तो 3 अकाउंटिंग क्लियर हो गया। वन इज द फाइनेंस, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन रिलेटेड टू फाइनेंस, वित्त से संबंधित। दूसरा हमने बताया आपको कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब लागत से संबंधित। और तीसरा हमने आपको बताया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, प्रबंधन से संबंधित। अगला है आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर। तो यहां पर बात हो रही है कि दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैज ग्रोन इन रिस्पॉन्स टू द डिफिकल्ट टैक्स लॉ सच एज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। An accountant is required to be fully aware of the various tax legislation. Okay, तो टैक्स अकाउंटिंग का काम क्या है? टैक्स अकाउंटिंग देखो भाई, किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में कर मतलब कि टैक्स फाइनेंशियल एक्टिविटी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी या फाइनेंशियल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टैक्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। अभी जैसा कि आपने देखा कि जब भी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो सबके लिए एकदम से नया कॉन्सेप्ट था। तो सब जितने भी अकाउंटेंट टाइप के लोग थे, जो भी अकाउंटेंट थे, सबने जीएसटी को सीखा। जीएसटी को लेकर के जितनी भी किताबें, जितने भी आर्टिकल्स निकले, जो भी जीएसटी नेटवर्क की तरफ से इंफॉर्मेशन प्रसारित किए गए, उन सबको सब लोगों ने जानने की कोशिश की। तो टैक्स भी अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इट्स मीन टैक्सेशन के लिए एक अलग टाइप की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इस प्रकार के जो अकाउंटिंग होते हैं इनको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। इसके बाद अगला अकाउंटिंग है सोशल अकाउंटिंग। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज सोशल रिपोर्टिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सोशल और सामाजिक जिम्मेदारी होती है। तो उस सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। इट डिस्क्लोजेस द सोशल बेनिफिट क्रिएटेड एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज। तो इसके अंदर सोशल बेनिफिट्स को देखा जाता है। सोशल बेनिफिट्स इंक्लूड कर सकता है फैसिलिटी जैसे कि मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन, कैंटीन, प्रोविडेंट फंड, इन सब चीजों को। तो इसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की यह वह ब्रांच है जिसके अंदर हम सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कार्यों को करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है कि अगर आप समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हो, कैंटीन की व्यवस्था, अपने एम्प्लॉय के लिए भी आप हाउसिंग की व्यवस्था कर रहे हो, मेडिकल की व्यवस्था कर रहे हो, तो ये सारी की चीजें जो अकाउंट की जाएंगी इनको हम सोशल अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन व्हाइल द सोशल कॉस्ट में इंक्लूड सच मैनर एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे कि जो कर्मचारी है उनका शोषण कम से कम हो सके। इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, उनका इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, प्रदूषण है, इस चीजों को खत्म करने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ कर रही है। अनरीजनेबल टर्मिनेशन, आप कोई भी ऐसा टर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं किसी कर्मचारी का, रिट्रेंचमेंट इस तरीके का नहीं कर रहे हैं अनएथिकल तरीके से, तो ये सारी चीजें आपके सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगी। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज कर रहा है और उस सोशल एक्टिविटीज को आप कैलकुलेट करके रख रहे हो तो इस चीज को हम सोशल अकाउंटिंग की श्रेणी में रखेंगे। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इट कंसर्न, ओके, ये कंसर्न करता है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन काम करते हैं वही उसके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अकाउंटिंग का जो ये मेथड होता है ये अप्लाई करता है, इवेल्युएट करता है ह्यूमन रिसोर्स को मनी के टर्म में। तो जैसे कोई भी आदमी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसका मूल्य किससे है, पैसे से ही। पैसे का मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज की कीमत पैसे हो सकती है, नहीं, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को पैसे के रूप में कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी इंसान चाहेंगे कि वह कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा काम करके दे सके। कोई भी ओनर यही चाहता है लगभग। तो
कहने का इसी वजह से कंफ्लिक्ट जनरेट होता है। जब आपको मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से और जो वर्कर है उसके बीच में किस तरीके से कंफ्लिक्ट जनरेट होता है। तो कंफ्लिक्ट का मेन रीजन यही होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो चाहता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, और जो वर्कर क्लास होती है वो ये चाहती है कि एक आरामदायक काम मिल सके बट सैलरी अच्छी मिल सके। तो कन्फ्लिक्ट का ये सबसे प्रमुख कारण होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को हम मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको सैलरी दे रहे हैं, तो जो सैलरी उसको पे की जा रही है वो मॉनिटरी टर्म में ही तो कैलकुलेट होगी। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स को मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट किया जा रहा है, इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहेंगे। इसके अलावा अपने पास होता है नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग। इट्स मीन अकाउंटिंग फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। जो संसार का, जो हमारे संसार का, जो हमारे राष्ट्र का क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है, जैसे कि वाटर रिसोर्स, माइनिंग, फॉरेस्ट, इन सब का अकाउंटिंग अगर किया जा रहा है, इन सब का अकाउंटिंग अगर किया जा रहा है तो इस प्रकार के अकाउंटिंग को नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग कहेंगे। इट इज जनरली नॉट कंसर्न विद द अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। ये कोई इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी नहीं करती, बल्कि ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर नहीं चलती। ये डेवलप किया जाता है इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके द्वारा इसे डेवलप किया जाता है, जिससे कि पूरी दुनिया के लिए यह कैलकुलेट किया जा सके कि कितने प्राकृतिक संसाधन बचे हुए हैं और कितने समय तक चल सकते हैं, इनका किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग के अप्रोच का पालन किया जाता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग। वंस मोर वी आर गोइंग टू रिपीट। ओके, तो पहला मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कीमत का प्रबंधन किया जाता है, जिससे कि कम से कम कीमत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा ऐसे डिसीजन को निकालने की बातचीत करता है जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेशन को निकालने की बातचीत करता है जिससे कि एक प्रॉपर, सही और आसान डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए अगर टैक्स अकाउंटिंग की, तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके अकाउंटिंग को हम टैक्स अकाउंटिंग की श्रेणी में रखते हैं। सोशल अकाउंटिंग की बात करें तो सामाजिक कार्य अगर संस्थान कर रही है, अगर उसको कैलकुलेट कर रही है, उसका अकाउंटिंग कर रही है, तो उसको हम सोशल अकाउंटिंग की श्रेणी में रखेंगे। मानव संसाधन को अगर मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट किया जा रहा है, डेफिनेटली किया ही जाता है, तो इसको हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। और नेशनल अकाउंटिंग के अंदर, नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है देश के, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जस्ट अकाउंटिंग के परिचय में ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, अर्थात जो इसका उद्देश्य है, तो अकाउंटिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है फाइंडिंग आउट वेरियस बैलेंसेस। तो संस्थान के अंदर जब भी पैसों का लेन देन होगा तो कुछ बैलेंस जनरेट होगा, जैसे कि कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। तो इनको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना, तलाशना अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड विटल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस बैलेंसेस। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, इससे आपको एक विटल इंफॉर्मेशन मिलेगी, किससे संबंधित, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस से। तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स के बैलेंसेस को निकालना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से बुक के अंदर हर डिटेल को लिखते हो तो इससे आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती है। असरटेनिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, इसकी सहायता से आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को असरटेन जा सकते हो। हम बात कर रहे हैं आपको अकाउंटिंग के उद्देश्य की, अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए। तो कुछ कारण मैं बता रहा हूं, जिसमें पहला कारण मैंने बताया कि आपको विभिन्न प्रकार के बैलेंस पता चल जाए, इसलिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए।
आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में नॉलेज मिल जाए, इसलिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी हो जाए, इसलिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता चल जाए। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट्स और लाइबिलिटी की मात्रा को जांचना। तो असेट्स और लाइबिलिटीज की मात्रा कितनी है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए, जिसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाता है। तो इसमें यह बात रहती है कि व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट ओव्स टू अदर, मतलब बिजनेस के पास क्या है, जो है वो उसकी असेट्स है, और क्या उसके पास कर्ज है, जो कर्ज है वो उसकी लाइबिलिटीज है। तो असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इसी से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, और इसे पता करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, आपको से अभिप्राय यहां पर उस बात से है कि आप हमेशा अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन मान के काम करेंगे, या आप ये मान के काम करेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अकाउंटेंट हैं, तब आप अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से फील कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड यूजर, अकाउंटिंग का अगला उद्देश्य यह है कि आप अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उन सबको दे पाए जो इसके लिए वास्तव में इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, जब आप एनालिसिस कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कीजिए उन लोगों से जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसके बारे में जानना चाहता होगा, क्योंकि आप तो अकाउंटेंट हैं, तो इसके बारे में जानना चाहता होगा। आपकी बैंक जिसने आपको कर्ज दे रखा है, या फिर जो आपको कर्ज देना चाहती है, वो जानना चाहती होगी आपके संस्थान के अंदर होने वाली हर एक घटनाओं को। साथ ही साथ आपका क्रेडिटर जिसने आपको उधार पर सामान दिया होगा, वो भी जानना चाहता होगा। तो इन सबको आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इस पर्पज से भी आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशन, जितने भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि सेल के टैक्स को प्रोवाइड करना, इनकम टैक्स देना, पे करना, इन सभी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य, कि अकाउंटिंग क्या क्या कार्य करता है। तो अकाउंटिंग के फंक्शन को अगर देखा जाए, तो अकाउंटिंग के फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड करना क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रीलिमिनरी, ठीक है, फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज विच इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि क्वांटिफाई करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करना, क्वांटिफाई करना, मतलब कि उसे किस रूप में, धन के रूप में कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग का मूल उद्देश्य होता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होगा कि जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है, वो प्रॉपर तरीके से लिया जा सकेगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी मेजर फंक्शन है उनको हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहली बात है कि मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, आप अकाउंटिंग की सहायता से एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग अप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर में। व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंट, आपको बताऊंगा मैं। अकाउंट का मतलब होता है खाता, तो खाता का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अलग अलग खातों में आप अपने पूरे ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो। तो ये अकाउंटिंग का पहला फंक्शन हो गया। इसके बाद कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनसे कम्युनिकेट हो पाना, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, असेट्स क्या जनरेट हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या है, इंटरेस्ट कितना है, तो इन सब चीजों को आप इंटरेस्टेड पार्टीज को बताओगे। तो इन सब चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, और ये डेटा आपको कहां से मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसके अलावा जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि जो हमारा लॉ है, कंपनी एक्ट 1956 का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी, टैक्स रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न ऑफ द वैट, ये सब चीजें जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबसे रिलेटेड
आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही साथ इन सब ऑब्लिगेशन से बचने के लिए आपको एक एग्जैक्ट और परफेक्ट डेटा चाहिए। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? ये डेटा आपको मिलेगा अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग के ये सभी फंक्शन है। इसके अलावा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग इस बात को भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाएगा, इस बात को फिक्स करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल डेटा निकल कर आता है, जो फाइनेंशियल डेटा निकल कर आता है, जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं उनसे जो डेटा निकल कर आता है, उन्हीं डेटा से जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने में भी किसको, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसे आसानी होती है। तो अकाउंटिंग का ये भी एक प्रमुख फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिमिटेशन। तो अकाउंटिंग के जो लिमिटेशन की बात की जाए तो अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं केवल केवल मॉनिटरी फर्म में ही मॉनिटरी टर्म में ही व्यवस्थित रहते हैं। साथ ही साथ फिक्स्ड असेट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो इसकी लागत है, इस वजह से जो वर्तमान कीमत है उसका पता नहीं चल पाता। तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड टू द असेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी प्लस एंड जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरीके से होता क्या है कि जब प्राइस राइज होती है तो इनका कंसिडरेशन नहीं हो पाता बैलेंस शीट के अंदर, तो ये एक समस्या खड़ी होती है। तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि भाई एक साल का जो डेटा है अपने पास, ठीक है, एक साल का जो डेटा है उसमें तो जो ओल्ड डेटा है, जो कॉस्ट है वो तो काफी ओल्ड डेटा है ना, और जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी वो तो लास्ट में तैयार की जाएगी। तो लास्ट डेटा के मतलब कि शुरुआती डेटा के आधार पर लास्ट की इंफॉर्मेशन तैयार कर पाना, बीच में कितने अंतर आए होंगे, इन सब चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाता है अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, वे आकलन पर आधारित होते हैं। वे किस पर आधारित होते हैं? आकलन पर। और आकलन हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं है, आकलन गलत भी हो सकता है, एस्टिमेट गलत भी हो सकता है। तो एस्टिमेट पर आधारित होने की वजह से भी यहाँ पर छोटी सी समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज द ओनली टेस्ट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेयर प्रॉफिट, ठीक है। तो जो प्रॉफिट के आधार पर हम देखें तो जो भी मैनेजरियल इंफॉर्मेशन है उन पर आप एकदम एग्जैक्टली जो डिसीजन है वो नहीं ले सकते। कारण क्या है? क्योंकि इसमें पूरा इंफॉर्मेशन अगर अकाउंटिंग का है तो इसके आधार पर आप पूरा कंप्लीट डिसीजन नहीं ले सकते। तो प्रॉफिट फॉर पीरियड ऑफ 1 year can readily be manipulated by the omitting certain expenses such as the advertisement, research and development, depreciation, window dressing, that is the window dressing is possible। कहने का अभिप्राय क्या है? थोड़ी सी गहरी बात है, समझ लीजिए। जैसे इनका कहना यह है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट का पालन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप हर साल अकाउंटिंग करें, और ये अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड होता है वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो एक साल का इंफॉर्मेशन निकल कर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। अकाउंटिंग में 1 साल का इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। कितने साल का? 1 साल का। लेकिन आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ बड़े काम कर रहे हैं, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट लगा रखा है, एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 साल का हो गया, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, 10 साल आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। तो प्रत्येक वर्ष में क्या इस एडवर्टीजमेंट और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैलकुलेशन हो पा रहा है? नहीं। तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो 1 साल के अंदर इन सबका इंफॉर्मेशन, इन सबका जो रिजल्ट है वो तो नहीं निकल पा रहा है। तो ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि जो लॉन्ग टर्म की एक्टिविटीज होती हैं उनका कैलकुलेशन ये नहीं कर पाता,
ठीक है, उनका कैलकुलेशन ये नहीं कर पाता। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट न्यूट्रल और अनबायस्ड। कहने का मतलब जो अकाउंटिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है ये एकदम से तटस्थ हो या जरूरी नहीं, न्यूट्रल हो या जरूरी नहीं, ये किसी न किसी तरफ झुका रहता है। ठीक है, ये किसी न किसी तरफ झुका हुआ रहता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो दिस आर द सम अकाउंटिंग लिमिटेशंस। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहेगा। अब अगली क्लास में हम आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है, आप चाहें तो इनको आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं आपको टॉपिक दिखा दूं कि अगले टर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अगले टर्म में पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, इसके अंदर हम काफी टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाते हुए आप वीडियो को लाइक और उसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।